क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर हमारा चल रहा था व्यावसायिक वित्त के स्रोत या सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। पार्ट नंबर 3 हम कर रहे थे। हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पूर्वाधिकार अंश या समता अंशों में अंतर या डिफरेंस बिटवीन द प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला डिफरेंस है हमारा पूर्वाधिकार या फिर प्रेफरेंस। जो हमारे पूर्वाधिकार अंश होते हैं, जिस टाइम पर हमारी कंपनी को लाभ होता है और लाभांश जब मालिकों में बांटा जाता है तो उनको लाभांश पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है। और दूसरा पूर्वाधिकार होता है कंपनी के समापन या समाप्त होने पर जब कंपनी के मालिकों को पूंजी लौटाई जाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर या पूर्वाधिकार अंश मालिकों को लौटाई जाती है। दे हैव द प्रेफरेंस फॉर द डिविडेंड एंड द रिफंड ऑफ द कैपिटल ऑन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। समतांश इक्विटी शेयर की हम बात करें तो इन्हें लाभांश व पूंजी की वापसी जो होती है पूर्वाधिकार अंशों के बाद होती है। दे गेट द डिविडेंड एंड द कैपिटल रिटर्न आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर्स। सेकेंड पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर्स या संचालकों की नियुक्ति। क्योंकि ये पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के मालिक नहीं होते, इसलिए कंपनी के संचालकों को नौकरी पर रखने या नियुक्ति करने का अधिकार इनको नहीं होता। दे डोंट हैव ए राइट टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स। इक्विटी शेयर्स या समतांशों की बात करें तो क्योंकि ये मालिक होते हैं इसलिए इन्हें पूर्ण अधिकार होता है संचालकों को नियुक्त करने का। दे हैव ए राइट टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स। थर्ड पॉइंट है लाभांश की दर या रेट ऑफ द डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स को कितना लाभांश दिया जाना है, ये दर जो है कंपनी के मुख्य डॉक्यूमेंट पार्षद अंतर्नियम के द्वारा निर्धारित होती है। द रेट ऑफ द डिविडेंड टू ऑफ पेमेंट of the dividend to the preference shareholders decided by the articles of association। समतांश हमारे जो होते हैं इक्विटी शेयर्स, इनकी लाभों की दर जो होती है वो निश्चित नहीं होती बल्कि लाभों के अनुसार घटती और बढ़ती रहती है। द रेट ऑफ द डिविडेंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिडम्पशन या फिर शोधन। शोधन या रिडम्पशन का मतलब है धनराशि को वापस लौटाना। इनका पैसा तब लौटाया जा सकता है जब ये शेयर्स हमारे पूर्णदत्त होते हैं, मतलब इनकी पूरी धनराशि जो है शेयर होल्डर ने कंपनी को दे दी होती है और जिस टाइम पर शेयर्स को इशू किया गया था, निर्गमित किया गया था, उस टाइम पर जो शर्तें डिसाइड की गई थी उन शर्तों के अनुसार ही इसको रिडीम या शोधन किया जा सकता है। दे आर रिडीम्ड आफ्टर द फुल्ली पेमेंट ऑफ द शेयर्स एज पर द कंडीशंस डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ द इशू। समतांश इक्विटी शेयर्स की हम बात करते हैं तो इनका शोधन जो है तो संस्था की समाप्ति पर ही होता है। दे आर रिडीम्ड एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। मत देने का अधिकार या राइट टू वोट। हमारे इक्विटी शेयर होल्डर क्योंकि ये मालिक नहीं होते इसलिए कंपनी की मीटिंग में इनको किसी भी बात में वोट देने या अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं होता। केवल इन्हें एक छूट दी गई है, ऐसे डिसीजन यदि लिए जा रहे हों जिसमें कि इनका लाभ प्रभावित होता हो उस समय इनको वोट देने का अधिकार होता है। दे डोंट हैव द वोटिंग राइट, दे हैव ओनली इफ देयर इंटरेस्ट इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन टू बी टेकन इन द मीटिंग। इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें, दे हैव ए वोटिंग राइट इन ऑल दी सर्कमस्टांसेस। इन्हें सभी मामलों में वोट देने का अधिकार होता है क्योंकि ये पूर्ण रूप से मालिक होते हैं और लाभ हानि को सहन करते हैं। 6 पॉइंट है लाभांश या लाभांश का अधिकार या राइट ऑफ द डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर्स के मुकाबले में इनको लाभांश पहले मिलता है। दे गेट द डिविडेंड प्रायर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर को जो लाभांश होता है पूर्वाधिकारधारी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद मिलता है। दे गेट द डिविडेंड आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। 7 पॉइंट है विनियोजक या फिर इन्वेस्टर्स। इसमें जो पैसा लगाने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कि शेयर्स के ऊपर लगातार और निश्चित दर से निरंतर आय प्राप्त करना चाहते हैं, वे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में पैसा लगाते हैं। दोज हु विश अ रेगुलर इनकम एट द फिक्स रेट्स इन्वेस्ट देयर मनी इन द प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर या समतांशों की बात करें तो ये वे शेयर होल्डर होते हैं जो आय तो चाहते ही हैं और साथ में अंशों के मूल्य वृद्धि का लाभ भी प्राप्त करना चाहते हैं। दे आर द persons who want the income and the profit by the hike in the prices of the shares। 8वां पॉइंट हमारा है जोखिम या फिर रिस्क। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जोखिम कम होता है कि उनकी लाभांश की दर जो होती है वो निश्चित होती है, चाहे संस्था को लाभ हो या हानि, ने लाभ मिलता ही है। जबकि इक्विटी शेयर जो होते हैं इनमें जोखिम अधिक होता है क्योंकि इनके लाभ की दर निश्चित नहीं होती। दे हैव मोर रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लाभों का पुनर्विनियोजन या संचित लाभ। प्लॉइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट और रिटेन प्रॉफिट। ये वो लाभ होते हैं
जो कि कंपनी की लाभ होने की दशा में पूर्ण लाभ मालिकों में बांटा नहीं जाता, बल्कि उसका एक कुछ भाग जो है कंपनी अपने पास एक रिजर्व के रूप में रख लेती है, बचा कर रख लेती है। इसे आंतरिक वित्त प्रबंधन या इंटरनल फाइनेंसिंग कहा जाता है, क्योंकि ये धनराशि कंपनी के अंदर से ही व्यवस्थित की जाती है। स्व वित्त प्रबंधन या सेल्फ फाइनेंसिंग भी इसे कहा जाता है, क्योंकि स्व मतलब अपने आप ही कंपनी वित्त का प्रबंध करती है। यदि इस प्रकार की धनराशि बचा कर रखी जाती है तो आवश्यकता के समय संस्था को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई नहीं आती। संस्था जो होती है, कंपनी अपनी योजना के अनुसार कार्यक्रम को आसानी से चला सकती है, और इस प्रकार के पैसे के कंपनी में ही लगा देने से ब्याज की काफ़ी बचत होती है, जिससे न केवल संस्था को लाभ होता है बल्कि राष्ट्र को भी लाभ होता है। यदि हम बात करते हैं विशेषताओं की या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो इसमें पहला पॉइंट आता है ये संस्था की स्वावित्त होती है, इट्स सेल्फ कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अपना पैसा स्वयं लगाया होता है। सेकंड है ये पूंजी पर ब्याज नहीं देना पड़ता, ना ही लाभांश देना होता है। नीदर द इंटरेस्ट नॉर द डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन दिस टाइप ऑफ कैपिटल। थर्ड पॉइंट है इस पूंजी को कंपनी को लौटाना भी नहीं पड़ता, इट्स इरिडीमेबल, क्योंकि ये कंपनी की अपनी ही पूंजी है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इसे लौटाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम लाभों की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो वित्त का सबसे सस्ता साधन है। इट्स एन चीपेस्ट सोर्स ऑफ द फाइनेंस, क्योंकि इस पर ना लाभांश देना है ना ही ब्याज देना है। सेकंड पॉइंट है ब्याज व्यापार के उतार चढ़ाव के विपरीत परिणामों से संस्था की सुरक्षा। इट प्रोटेक्ट्स द कंपनी ड्यूरिंग द अप्स एंड डाउन्स कंडीशंस ऑफ द मार्केट। व्यापार में जब भी लाभ हानि अधिक मात्रा में होते हैं, उतार चढ़ाव होता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी सुरक्षित रहती है, क्योंकि ये अपना ही पैसा है जो हर स्थिति में कंपनी इस्तेमाल कर सकती है। थर्ड पॉइंट होता है लाभांश नीति में स्थिरता इसके द्वारा लाई जा सकती है। स्टेबिलिटी इन द डिविडेंड पॉलिसी में भी मेंटेन्ड। लाभांश की नीति में इसके द्वारा स्थिरता होती है। कहने का मतलब है यदि हमारे पास धनराशि इस अकाउंट में हम लोगों ने जोड़ के रखी है, तो जिस वर्ष हमको लाभ नहीं होंगे या कम मात्रा में होते हैं, तब ये रिटेन्ड प्रॉफिट से हम लोग धनराशि निकाल करके मालिकों को दिए जाने वाले लाभ को समान रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कंपनी के विस्तार में सहायक, हेल्पफुल इन द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। यदि भविष्य में कंपनी के मालिक कंपनी के आकार को बढ़ाना चाहते हैं, नई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ज़मीन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो धनराशि की आवश्यकता होगी वो हमें कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती, संस्था के भीतर ही उपलब्ध होती है। अगला पॉइंट है पूंजी निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन द कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी जो है मालिकों से नहीं मंगाई जाती या फिर उधार नहीं लिया जाता, बल्कि कंपनी के पास अपनी ही धनराशि होती है, जो कि लाभ जोड़ के रखे हैं वही पूंजी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हानियाँ या डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। संचित लाभों की हानियाँ क्या है? पहला है एकाधिकार का खतरा, फियर ऑफ द मोनोपोली। जब कंपनी के पास काफ़ी धनराशि अपनी लाभ के रूप में जोड़ के रख ली जाती है, तो ये संस्था आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न हो जाती है, जो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है मार्केट में, बाज़ार में, जिससे कि इसी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है, क्योंकि काफ़ी इस कंपनी को काफ़ी धनराशि की बचत होती है, ब्याज लाभांश भी इसका बचता है। सेकंड पॉइंट इसका है डिसएडवांटेजेस में अति पूंजीकरण का खतरा, फियर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। अति पूंजीकरण या ओवर कैपिटलाइजेशन जो स्थिति होती है, जब पूंजी तो बाज़ार में एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए चाहिए हमारे को कंपनी में, पर तुम्हारे पास 10-20 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है, तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त मात्रा में लाभ हमारे को नहीं मिल पाता। थर्ड पॉइंट है अंशधारियों को हानि होती है, लॉस टू द शेयर होल्डर्स। अंशधारियों को इसके द्वारा हानि होती है। कारण ये होता है कि जितना पैसा उन्होंने लगाया होता है उस पर पर्याप्त मात्रा में उन्हें लाभांश नहीं मिलता, कंपनी उसे जोड़ लेती है, और असंतुष्टि भी यहाँ पर होती है, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द शेयर होल्डर्स। कारण ये होता है कि मालिक जो कि पैसा लगा रहे हैं और जिनके पैसे पर कंपनी व्यापार कर रही है, उन्हें ये लाभ नहीं मिलता और कंपनी अपनी संपत्ति जो है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। अगला टॉपिक है आवश्यकता या फिर नेसेसिटी ऑफ द फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स। लाभों के पुनर्विनियोजन की आवश्यकता की हम बात करें तो पहला दिया गया पुरानी अप्रचलित बेकार संपत्ति को बदलने के लिए, टू चेंज द एब्सोल्यूट ओल्ड और द नॉन रीयूसेबल एसेट्स। हमारे पास यदि कुछ ऐसी संपत्तियाँ पड़ी हैं, मशीनें पड़ी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, अप्रचलित हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं, तो उनको यदि बदलना है, उनके स्थान पर नई संपत्तियाँ, मशीन्स लानी है, तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होगी, जो इस माध्यम से सरलता से उपलब्ध होता है।
सेकंड है व्यवसाय के विस्तार और विकास के लिए फर्दर एक्सपेंशन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, इसके लिए हमारे को धनराशि की आवश्यकता है जो संस्था के पास सर्वदा उपलब्ध है। थर्ड पॉइंट है व्यवसाय की स्थायी व कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए टू फुलफिल द लॉन्ग टर्म द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी को जब भी दीर्घकालीन स्थायी पूंजी की आवश्यकता है, अल्पकालीन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से हम उस आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है मशीनरी व संयंत्र की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। यदि हम अपनी मशीन की कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कोई ऐसा पार्ट जो है वो लगाना चाहते हैं जिससे कि कंपनी हमारी मशीन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारे को कुछ और भाग खरीदने होंगे, कुछ और पार्ट्स खरीदने होंगे जो मशीन में ऐड करने होंगे, उसके लिए धनराशि की आवश्यकता होगी। पांचवा पॉइंट है कंपनी को वित्त के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेकिंग द कंपनी सेल्फ डिपेंडेंट इन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। धन के मामले में कंपनी आत्मनिर्भर तभी हो सकती है जब कंपनी के पास स्वयं के पास पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध हो। सिक्स पॉइंट है ऋण व ऋण पत्रों के शोधन के लिए फर्दर रिडम्पशन ऑफ द लोन एंड डिवेंचर्स। यदि हमने लोन लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है और ऋण पत्रों का भुगतान भी हम लोगों ने करना है, उनकी पेमेंट भी हम लोगों ने देनी है, तो ऐसी स्थिति में हम पैसा तभी लौटा पाएंगे जब हमारे पास धनराशि होगी, और ये धनराशि इसी माध्यम से उपलब्ध हो पाती है। ये हमने पढ़ा स्वामित्व के बारे में, या फिर ओनर ओन्ड कैपिटल, स्वामित्व पूंजी, मालिकों के पैसा कौन कौन सा हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर टॉपिक पर आएंगे जो हमारा होता है ऋणगत पूंजी या फिर बोरोड कैपिटल या लोन्ड कैपिटल। हम लोगों ने जो ऋण लेकर धन की आवश्यकता को पूरा किया होता है उसे बोरोड कैपिटल, बोरो करना होता है उधार लेना, ऋणगत पूंजी। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स के बारे में, ऋण पत्रों का निर्गमन। कंपनी को जब धनराशि की आवश्यकता होती है और यदि कंपनी अपने शेयर्स को बेचकर अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती या अपनी कार्यशील पूंजी को आवश्यकता अनुसार हमें प्राप्त नहीं हो पाती, तो हम ऋण पत्र या डिबेंचर जारी करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो जब हमने ऋण लिया और ऋण लेने के बदले में एक कागज़ पे हमने लिख कर दे दिया कि आज की तारीख में हमने आपका इतना रुपया जो है उधार लिया है, इसके ऊपर हम इतना % आपको ब्याज देंगे, इसके ऊपर आपकी इतनी संपत्तियां हमारे पास या हमारी कंपनी की इतनी संपत्तियां गिरवी हैं, इतने समय के बाद ये आपका ऋण का पैसा लौटा दिया जाएगा। ये सभी कुछ लिखने के बाद में कंपनी उसके ऊपर स्टैंप लगाती है, कंपनी के डायरेक्टर उसके ऊपर सिग्नेचर करते हैं, और ये कागज़ में एक प्रूफ या प्रमाण के तौर पर हम उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसने कंपनी को ऋण दिया। इसलिए इसे ऋण पत्र कहा जाता है या डिबेंचर कहा जाता है। तो कंपनी इस प्रकार के ऋण पत्र या डिबेंचर जारी करके ऋण ले सकती है। ऋण पत्र जो होते हैं लिखित होते हैं, इसमें ऋण की प्राप्ति की स्वीकृति होती है। इसमें लिखा जाता है कि हमने इस व्यक्ति से ऋण लिया है, रिटर्न प्रूफ होता है। इस पर कंपनी की स्टैंप जिसे हम कॉमन सील बोलते हैं वो लगी होती है। इस पर ऋण की शर्तों का उल्लेख होता है, लिखा जाता है कि किन शर्तों पर कंपनी ने ऋण लिया है। इसकी डेफिनेशन यदि देखें तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(12) के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, कंपनी की बाकी प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर वगैरह सभी शामिल होते हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर भार करते हों या ना करते हों। संपत्तियों पर भार करने का मतलब है कि ये ऋण लेने के बदले में कंपनी ने कोई संपत्ति गिरवी रखी या नहीं रखी। According to the Indian Companies Act 1956, Section 2, Subsection 12, debenture includes the debenture stock, bonds, and any other securities of a company, whether constituting a charge on the asset of a company or not. इसके बाद में ये डिबेंचर हो गया। अब डिबेंचर के बाद हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड्स, जिसे हम बंध पत्र भी कहते हैं। ये बिल्कुल डिबेंचर्स की तरह ही होते हैं। पहले ये जो बॉन्ड्स होते थे वो केवल गवर्नमेंट की कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही निर्गमित या इशू किए जाते थे, वही इनको बेचती थी। पर अब के समय में अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट या फिर गैर सरकारी जो कंपनीज होती हैं वो भी ऋण के प्रमाण ऋण लेती हैं और उसके प्रूफ के तौर पर बॉन्ड्स जारी कर सकती हैं। डिबेंचर तथा बॉन्ड्स के निर्गमन इशू करने की शर्तें के आधार में थोड़ा सा अंतर होता है। वैसे सामान्यतः एक ही जैसे ही होते हैं, परंतु बॉन्ड्स जो होते हैं पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना ही जारी किए जाते हैं, जैसे डीप डिस्काउंट बॉन्ड। कहने का मतलब है जब ये बॉन्ड जारी किए जाते हैं तो ये उसमें ये नहीं बताया जाता कि आपको कितना ब्याज या इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब आते हैं डिबेंचर्स के बारे में आगे। तो डिबेंचर्स
जब जैसे हम शेयर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो शेयर जब जारी किए जाते हैं तो एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, जैसे हम कहेंगे सम मूल्य बट्टे या फिर प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं, वैसे ही डिवेंचर भी सम मूल्य पर बट्टे या प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं। सम मूल्य का मतलब है 100 रुपये का डिवेंचर जब 100 रुपये में जारी किया जाता है, बट्टे का मतलब है जब 100 रुपये का डिवेंचर 60-70 रुपये में जारी किया जाता है कम कीमत पर। और जब डिबेंचर अपनी वास्तविक मूल्य से अधिक पर जारी किया जाता है, 100 रुपीज़ का डिबेंचर जब 150-160 में जारी किया जाता है, तो इसे प्रीमियम पर कहा जाता है। डिबेंचर की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो डिबेंचर पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। अ फिक्स रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज गिवन ऑन द डिबेंचर्स। पॉइंट नंबर 2 इज डिबेंचर होल्डर्स और द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, इन्होंने कंपनी से पैसा लेना होता है। थर्ड पॉइंट है, ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों की तुलना में पहले दायित्व का भुगतान किया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड बैक देयर ड्यूज बिफोर द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर को पैसा देने से पहले डिबेंचर होल्डर्स का पैसा जो है वो लौटाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, ऋण पत्रधारियों की आय का भुगतान अंशधारियों की तुलना में पहले किया जाता है। जो इनकम कंपनी को होती है, लाभ जो कंपनी को होता है, पहले इनका ब्याज दिया जाता है, उसके बाद ही हम लोग शेयर होल्डर्स को शेयर का लाभांश देते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड इनकम बिफोर द शेयर होल्डर्स आर पेड।